नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 27 नवंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हाई सीज ट्रीटी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल से संबंधित, ये इनइक्वालिटी से संबंधित आर्टिकल है। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल में दो जो वर्ड्स है ना, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी ना, उससे संबंधित ये आर्टिकल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले तो देखो, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। उज्जवल कुमार रैंक 1 आई है, कल रिजल्ट आया था बीपीएससी का, तो उज्जवल कुमार की रैंक 1 आई है और उज्जवल कुमार अपनी कम्युनिटी के पुराने मेंबर हैं, काफ़ी पुराने मेंबर हैं। आप ये क्लिप सुनिए ध्यान से। और जैसे एक बात मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग से जैसे जो ओनली आईएएस के जो वो है सुमित सर, उनकी वीडियोस मैंने रेगुलर देखी है। मतलब करंट अफेयर के लिए उनकी वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा देखी है सर, मुझे बहुत पसंद भी है पर्सनली। तो रैंक 1 के लिए उज्जवल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कम्युनिटी को आपने गर्व करने का मौका दिया। आज शाम को शायद इनसे मुलाकात होगी पटना में, तो जो इनसे बातचीत होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग भी देखो अपना बेस्ट दीजिए। आप में से बहुत से लोगों का अटेम्प्ट 2025 में बेस्ट अटेम्प्ट होगा। अभी भी देखो 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने में पूरा जी जान लगा दो यार, किसी भी कीमत पे बस इस बार सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं। इस बार इतना जोर लगा दो कि बस दोबारा एग्जाम को देखने की जरूरत ना पड़े, अच्छी रैंक आए। कोट देख लीजिए, आज का कोट क्या है। कोट है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट व्हाट ही थिंक्स ही इज व्हाट ही हाइड्स। देखो एक इंसान जो है ना, अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज छुपा के रखता है, पब्लिक के सामने शो नहीं करता है। असली उसकी आइडेंटिटी वही होती है। जो चीजें इंसान छुपाता है पब्लिक के सामने लेके नहीं आता है। पब्लिक के सामने तो एक इंसान ना अपनी आर्टिफिशियल छवि लेके आता है, वो सिर्फ वो दिखाना चाहता है जो जिससे उसे लगता है कि हाँ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादातर चीजें वो छुपा लेता है। असली आइडेंटिटी वही है। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हाई सीज ट्रीटी के बारे में है, जिसे देखो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन दोनों टॉपिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, इंडिया ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये जो एग्रीमेंट है ना, BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, क्या मकसद है इस एग्रीमेंट का? देखो ये एग्रीमेंट ना उन ओशियंस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है जो किसी भी देश की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। जैसे आपको पता है कोई भी देश है, किसी भी देश के कोस्ट से लेके, जैसे इंडिया है, इंडिया के कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना, वो होता है उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन देखो अब आपको पता है ओशंस का एक बड़ा हिस्सा तो ऐसा होगा ना जो किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, तो वो होता है हाई सी। उन सीज पे ना, हाई सीज पे सभी देशों का हक है, सभी लोगों का हक है, कॉमन गुड है वो। बट देखो दिक्कत भी तो यही है, सभी देशों का हक है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। इस वजह से हाई सीज में जो मेरीन इकोसिस्टम है ना, वो खराब हो रहा है। मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओवरफिशिंग हो रही है, इस प्रकार की तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हाई सीज में आ रही हैं। इसी वजह से आवश्यकता महसूस हुई कि भाई उन हाई सीज को बचाने के लिए, जो पूरे वर्ल्ड के ओशंस का 60% है, मतलब 60% है, तो उनको बचाने के लिए एक तो ट्रीटी चाहिए। क्योंकि देखो ओशन से हमें बहुत कुछ मिलता है। ओशंस हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करते हैं, मतलब क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, फूड और रिसोर्सेज देते हैं, फ्यूल देते हैं। 2014 में ना यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ओशन से हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं। तो कई बार मेंस में भी यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ओशन से हमें इतना कुछ मिलता है, लेकिन वहां का देखो मरीन इकोसिस्टम बिगड़ रहा है।
इसी वजह से इस ट्रीटी को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेकिन ट्रीटी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। इस ट्रीटी के बारे में तो देखो एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन चैलेंजेस जरूरी हैं। आज ज्यादा फोकस चैलेंजेस पे होगा। यूनाइटेड नेशंस के देखो एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस कन्वेंशन के अंतर्गत ना 2 एग्रीमेंट तो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, एक डीप सी माइनिंग से संबंधित, एक फिशरीज की मैनेजमेंट से संबंधित, और ये तीसरा एग्रीमेंट है जिसका नाम है BBNJ, मतलब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अब देखो इस ट्रीटी के ना 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। आप यहां पे देख लो, आपको याद करवा देता हूं। पहला क्या है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इसमें क्या आएगा, इसमें देखो ये आएगा जो हाई सीज है ना, वहां पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या फिर फ्रेजाइल मतलब कमजोर इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हाई सीज में अगर देखो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई तो फिर देखो ओशियंस का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाएगा। कंजर्व किया जाएगा जैसे देखो हम फॉरेस्ट वगैरह को बचाने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्टैब्लिश करते हैं ना, तो मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ना हाई सीज में MPA स्टैब्लिश किए जाएंगे, मतलब मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ये आप मान के चलिए जैसे फॉरेस्ट के नेशनल पार्क हैं। ये ट्रीटी का पहला पॉइंट है, कंजर्विंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है MGR, मतलब इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। जैसे देखो जो डीप सीज है ना, मतलब बहुत नीचे जाके कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक्स का यूज करके ना कई बार वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट बना लेती है, जैसे मेडिसिन वगैरह बना ली। लेकिन देखो इसका फायदा सिर्फ वेल्थी कंट्रीज को नहीं होना चाहिए, इसका जो फायदा है गरीब देशों को भी होना चाहिए। क्योंकि हाई सीज में बहुत नीचे जाके कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, उसके जेनेटिक्स से कुछ फायदा हो रहा है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा नहीं ना उसका फायदा सिर्फ वेल्थी कंट्री को हो, उस फायदे का इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को भी उस फायदे में शेयर मिलना चाहिए। क्योंकि देखो जो गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह की कमी होती है, तो वो तो हाई सीज में इतना नीचे जाके थोड़ा रिसर्च वगैरह कर नहीं पाते। तो वेल्थी कंट्रीज का हक बनता है कि वो फायदा जो है शेयर करें किनके साथ में, गरीब देशों के साथ में, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में। तो ये हुआ दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर आता है तीसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कंपलसरी करना हार्मफुल एक्टिविटीज के लिए। मतलब हाई सीज में जो भी हार्मफुल एक्टिविटी अगर कोई चलाई जाती है ना तो उसको चलाने से पहले इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंपलसरी कर दो। तो 3 ऑब्जेक्टिव जल्दी से बताइए कौन कौन से। पहला क्या है, कंजर्विंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा बताइए इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तीसरा बताइए मैंडेटिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये जरूरी थे इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिए। अब मैं आपको चैलेंजेस बताता हूं, ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या क्या हैं, रटवा दूंगा अच्छे से। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, सबसे पहला चैलेंज तो देखो यही है, 104 में से सिर्फ ना 14 देशों ने इस ट्रीटी को अभी तक रेटिफाई किया है। ट्रीटी ऑपरेशनल तभी होगी जब कम से कम 60 देश रेटिफाई करेंगे। अगर सफिशिएंट कंट्रीज रेटिफाई नहीं करते तो ट्रीटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये पहला चैलेंज है। फिर आता है दूसरा चैलेंज, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन से संबंधित है दूसरा चैलेंज। अब देखो दिक्कत क्या है, एक तरफ देखो है हाई सीज और दूसरी तरफ है कोस्टल रेगुलेशन। जैसे इंडिया के कोस्ट में रेगुलेशन के लिए हमारे यहां पे लॉज हैं और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट हो जाते हैं हाई सीज। तो दोनों के बीच में ना कई बार चीजें ओवरलैप हो जाती हैं। आप पूछोगे सर ओवरलैप कैसे हो जाएंगी, जैसे देखो साउथ चाइना सी है। अब साउथ चाइना सी में तो इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं। चाइना कहता है ये हमारा सी है, लेकिन फिलीपींस कहता है ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वहां पे डिस्प्यूट्स हैं। तो डिस्प्यूट्स हैं तो पता कैसे लगेगा ये हाई सी है या नहीं है। तो ये देश तो मानेंगे ही नहीं हाई सी ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि इनको डर लगेगा कि भैया हाई सी ट्रीटी को मान लिया फिर तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा
इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान हो जाएगा। कल तक हम इन चीजों को आसानी से एक्सप्लोर कर पा रहे थे, वहां पे ऑयल वगैरह खोज पा रहे थे, अब नहीं खोज पाएंगे। तो पहला ये, दूसरा चैलेंज ये है ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, मतलब डिस्प्यूट्स हैं जैसे साउथ चाइना सी में। फिर आता है तीसरा चैलेंज, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित। ये क्या है? देखो, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के प्रॉफिट को शेयर करना ना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो वेल्थी कंट्रीज है ना, कभी मानेंगे ही नहीं। अगर इन्हें मजबूर भी कर दिया गया ना, तो ये अपने प्रॉफिट को ना कम करके दिखाएंगे। प्रॉफिट हुआ 10,000 करोड़ का और बैलेंस शीट ऐसी बना देंगे कि हमें तो सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, गरीब देशों के साथ में उस प्रॉफिट को शेयर ना करना पड़े। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, ट्रीटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो नैरो है। मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब देखो ये है, ट्रीटी किस पे फोकस करती है? हाई सीज पे। लेकिन देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे ये ट्रीटी फोकस नहीं करती है। तो मान लीजिए किसी कोस्ट के नजदीक बहुत जबरदस्त पोल्यूशन चल रहा है, किसी कोस्ट के नजदीक बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग हो रही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो भैया उसका इंपैक्ट फिर हाई सी पे भी तो पड़ेगा ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग चल रही है, पोल्यूशन चल रहा है, तो उसका इंपैक्ट पूरे ओशन पे पड़ेगा, हाई सीज पे भी पड़ेगा, सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे थोड़ी ना पड़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैलेंज ये है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। देखो ट्रीटी ना ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज को एड्रेस नहीं करती हैं, जो कि देखो काफी डैमेजिंग है। मतलब ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत डैमेजिंग होती हैं, लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया जाता है इस ट्रीटी के द्वारा। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है सभी देशों को ना ओशंस को एक शेयर्ड ग्लोबल रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। होता क्या है, जियोपॉलिटिक्स राइवलरीज, जैसे चाइना और यूएसए के बीच में राइवलरी है, तो ऐसी ऐसी जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी होती है ना, उनकी वजह से और ट्रीटी का स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से ना ये ट्रीटी भी बिल्कुल फेलियर साबित हो सकती है, अगर ऑपरेशनल हो भी गई तो भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया BBNJ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स से संबंधित है। मतलब देखो 75 वर्ष पूरे हो गए संविधान को अडॉप्ट किए, तो अब ये जो टाइम है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, हम कैसा भारत बना पाए हैं लास्ट 75 ईयर्स में। मतलब कल भी वैसे हमने इससे संबंधित आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज कुछ अलग हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये तो हमें पता है कि 26 नवंबर 2024 को 75 वर्ष पूरे हो गए, इसी दिन 1949 में संविधान को अडॉप्ट किया गया था, वो सब हमें पता है। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं सीधा। देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने ना लिबरलिज्म को एक्सेप्ट किया था। लिबरलिज्म का क्या मतलब है? देखो लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम, आजादी। और लिबरलिज्म भी दो तरह का होता है। लिबरलिज्म वर्ड जो है लिबर्टी से आता है, जैसे लिबर्टी दो तरह की होती है, उसी प्रकार से लिबरलिज्म भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव लिबरलिज्म और नेगेटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि सिटीजन्स की एक्टिविटी में ना स्टेट कम से कम इंटरफियर करेगा, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा सिटीजन्स के ऊपर। बट देखो हमारे देश में ना सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को देखते हुए ना संविधान निर्माताओं ने स्टेट को एक एक्टिव रोल भी दिया है। एक्टिव रोल मतलब उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, तो ये पॉजिटिव लिबरलिज्म है। समझ गए? मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। देखो जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय इंडिया की सोसाइटी डीपली डिवाइडेड थी। कास्ट सिस्टम में अलग अलग आइडेंटिटीज के बीच में गरीबी काफी ज्यादा थी, इलिटरेसी काफी ज्यादा थी। अगर देखो ये जो इनइक्वालिटीज है ना, चाहे वो सोशल डोमेन में हो या फिर इकोनॉमिक डोमेन में हो, इनको एड्रेस ना किया जाता तो डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं, फाउंडेशन है, वही कमजोर रह जाती। इसलिए स्टेट के एक्टिव रोल का प्रोविजन किया गया। जैसे देखो रिजर्वेशन है, यहां पे क्या है, स्टेट का एक्टिव रोल है इन जो असमानताएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए। डीपीएसपी है, आर्टिकल 38 39 क्या है, वही तो है, सोशल और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश है कि वेल्थ को कंसंट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा, वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये क्या है, ये स्टेट का एक्टिव रोल है।
अगर देखो सिंपल भाषा में बोले तो संविधान निर्माताओं ने ना संविधान में इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी। वेलफेयर स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जो एक्टिवली सिटीजन के वेलबींग के लिए काम करे, स्पेशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए यानी मार्जिनाइज्ड सेक्शंस के लिए। और यही बात देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई 1982 का 1982 का DS नकारा केस है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि सोशलिज्म का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। सोशलिज्म का बेसिक फ्रेमवर्क है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इवन देखो 1996 के एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन एंड अदर्स केस में ना 1996 का केस है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है हमारे देश में एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर प्रोवाइड करना, मतलब जिसमें सब इक्वल हो सोसाइटी में, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना और हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। लेकिन देखो हुआ क्या, 1990s के बाद में ना 1991 में हमने क्या किया, हमने LPG रिफॉर्म हम लेके आए हमारे देश में, न्यू लिबरल पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। मतलब LPG रिफॉर्म के बाद में प्राइवेट कैपिटल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी और मार्केट पे बहुत कुछ छोड़ दिया गया, फ्री मार्केट पे बहुत कुछ छोड़ दिया गया। सरकार अब कम इंटरफेयर करेगी और मार्केट ही सब कुछ डिसाइड कर लेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। ये पॉलिसी हमारे देश में आई LPG रिफॉर्म के बाद में। उसके बाद क्या हुआ देखो, LPG रिफॉर्म के बाद वेलफेयर स्कीम्स को थोड़ा कम कर दिया गया और मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज को प्रमोट किया गया। लेकिन देखो इनका रिजल्ट क्या निकला? इनका रिजल्ट ये निकला कि हमारे देश में ना धीरे धीरे फिर ना इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे ये कुछ डेटा है, ये डेटा आप यूज कर सकते हो खास करके ऐसे में। डेटा क्या कहता है देखो, 1930s में ना जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे तो टॉप 1% हमारे देश में कमा रहे थे देश की 21% इनकम। ये डेटा तब का है 1930s का, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। लेकिन आजादी के बाद वेलफेयर स्टेट बना तो फिर नतीजा ये निकला 1980s में टॉप 1% देश की इनकम का सिर्फ 6% कमा रहे थे, यानी इनइक्वालिटी कम थी। लेकिन देखो LPG रिफॉर्म के बाद में ना सिचुएशन ये आ गई, टॉप 1% की जो इनकम है ना वो फिर से 22% के आसपास आ गई। यानी जो सिचुएशन इंडिपेंडेंस से पहले थी ना वही सिचुएशन एक बार फिर से आ गई। इवन देखो 2022 में जो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट आई थी ना, जिसको प्रिपेयर किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, और बोला किसने था इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए? बोला भी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। तो इस स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट में ये पाया गया कि टॉप 10% की जो एवरेज मंथली वेज है ना वो 25,000 है या उससे ज़्यादा है, और नीचे के जो 90% लोग हैं ना उनकी एवरेज मंथली वेजेस तो 25,000 से भी कम है। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, आप समझ सकते हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो इनइक्वालिटी है ना हमारे देश में, इसकी एक सोशल डायमेंशन भी है। सोशल डायमेंशन कैसे? 2022-23 में ये पाया गया था कि हमारे देश में जो बिलियनियर है ना, तो जितने भी बिलियनियर हैं उन बिलियनियर में 90% जो वेल्थ है ना वो देखो अपर कास्ट के बिलियनियर की है, और बची हुई 10% जो बिलियनियर की वेल्थ है ना वो OBC की है। शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है बिलियनियर की वेल्थ में वो सिर्फ 2.6% है, और शेड्यूल ट्राइब का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं बिलियनियर की वेल्थ में, यानी कोई भी बिलियनियर जो है हमारे देश में आपको शेड्यूल ट्राइब का नहीं मिलेगा। रिपोर्ट फिर फर्दर ये बोलती है 2014 से 2022 के बीच में क्या हुआ है, बिलियनियर वेल्थ में ना OBC का जो शेयर है वो घट के 20% से 10% रह गया है, और जो अपर कास्ट का जो शेयर है ना बिलियनियर की वेल्थ में वो 80% से बढ़ के 90% हो गया है। तो ये डेटा है जो आप यूज कर सकते हो। आर्टिकल का क्या कहना है यहां पे? देखो आर्टिकल का ये कहना है, सोशल डायमेंशन दिखा के आर्टिकल ये बोलना चाहता है
कि संविधान का मकसद क्या था। संविधान का मकसद था एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, इस्टेब्लिश करना। लेकिन देखो जो हमारे देश में न्यू लिबरल रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, उन रिफॉर्म्स से ना वो जो विजन था ना संविधान निर्माताओं का, वो कमजोर हो गया। सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया गया। तो इससे ना इंडिविजुअल प्रॉफिट्स बढ़ गए और वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसीज थी ना वो कमजोर हो गई। पहले स्टेट एक्टिव रोल प्ले करता था, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में स्टेट ने थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करना कम कर दिया। तो स्टेट ने जब एक्टिव रोल प्ले करना, पॉजिटिव रोल प्ले करना कम किया ना, तो वेल्थ जो है वो कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई, जमा हो गई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रीएम्बल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वर्डिक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा ना बैकग्राउंड दे देता हूं। आप मुझे ये बताइए प्रीएम्बल है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। प्रीएम्बल को देखो हम कई बार ना संविधान का इंट्रोडक्शन या फिर संविधान की फिलोसफी भी कहते हैं। ये एक प्रकार से ना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, जो ये बताता है कि संविधान जो है किन आइडियाज पे बेस्ड है। प्रीएम्बल का यह भी मकसद है संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करना और एक क्लियर विजन देना कि हमारी जो डेमोक्रेसी है किन प्रिंसिपल्स पे आधारित होगी। कई बार देखो संविधान के आर्टिकल्स या फिर संविधान के क्लोजेस को इंटरप्रेट करना हो ना, तो उस समय भी प्रीएम्बल की मदद ली जाती है। तो यह है प्रीएम्बल। अब देखो बात करते हैं दो वर्ड्स की, एक है सेकुलर और दूसरा है सोशलिस्ट। ये वर्ड्स देखो शुरुआत में नहीं थे, जब संविधान बना था ना, तो ये वर्ड्स शुरुआत में संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, यानी इमरजेंसी में ये अमेंडमेंट आया था और इन दोनों वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेकुलरिज्म का मतलब देखो ये होता है कि स्टेट का ना किसी भी रिलीजन के प्रति न्यूट्रल होना। स्टेट किसी एक रिलीजन को ना तो प्रमोट करेगा ना ही अपोज करेगा। स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। यह है सेकुलरिज्म। वो बात अलग है, सेकुलरिज्म के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मॉडल अलग है, इंडियन सेकुलरिज्म का मॉडल अलग है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। और एक और वर्ड जो प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी और ऐसी सोसाइटी जो देखो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को प्रमोट करें। मतलब कि सोशलिज्म का एम ये होता है वेल्थ और रिसोर्सेज को ना इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूट करना कि जो इनइक्वालिटी है वो कम से कम हो। अब आपके मन में ना एक बात आई होगी कि जब संविधान बना था तो इन वर्ड्स को संविधान में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। इसका मकसद देखो ये था क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को लगता था कि वैसे भी देखो यार संविधान के ना बहुत सारे आर्टिकल्स में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की एसेंस तो ऑलरेडी है। डायरेक्ट वर्ड हम लिखें या ना लिखें क्या फर्क पड़ता है। जैसे देखो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, क्या है? इक्वालिटी वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्या है? राइट टू रिलीजन वाले आर्टिकल हैं। तो एक प्रकार से ये सेकुलरिज्म ही तो है, और क्या है? डायरेक्टली वर्ड नहीं लिखा तो क्या हो गया। उसी प्रकार से सोशलिज्म है। हमारे संविधान का आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 डीपीएसपी जो बोलता है कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होने दिया जाएगा, कुछ ही हाथों में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। ये क्या है? ये सेकुलरिज्म ही तो है। डायरेक्टली सेकुलरिज्म वर्ड नहीं लिखा तो क्या हो गया। लेकिन बाद में देखो इस कमी को पूरा भी कर दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये वर्ड भी ऐड कर दिए गए प्रीएम्बल में। लेकिन देखो हुआ क्या, कुछ लोगों ने ना 2020 में पिटीशन डाल दी कि इन वर्ड्स को हटाया जाए, सेकुलरिज्म को हटाया जाए, सोशलिज्म को हटाया जाए, क्योंकि ये वर्ड्स ना तब ऐड किए गए थे जब इमरजेंसी लगी थी और पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज थी। तो इस वजह से इन वर्ड्स को ना प्रीएम्बल से हटाया जाए। तो अब ना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला इस वर्डिक्ट को सुनाते वक्त? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ना एस.आर. बोमई केस का जिक्र किया। एस.आर. बोमई केस 1994 का है। इस केस का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया और यह बोला कि सेकुलरिज्म ना इस केस में 1994 के इस केस में सेकुलरिज्म को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। मतलब सेकुलरिज्म को संविधान से हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने
यह भी क्लैरिफाई किया कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ना वो यूनिक है, जिसमें देखो स्टेट रिलीजन को सपोर्ट या अपोज नहीं करता और हर फेथ को इक्वली ट्रीट करता है। और इसके बाद देखो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म का भी इंपैक्ट बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सोशलिस्ट टर्म होने के बावजूद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन मार्केट कंपटीशन के लिए खोला है एलपीजी रिफॉर्म में। तो यह टर्म सिर्फ यह कहती है सोशलिज्म कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा। सोशलिज्म टर्म प्रियम्बल में कोई रिजिड इकोनॉमिक मॉडल नहीं है कि हां सोशलिज्म ही चलेगा, सब कुछ सरकार के पास होगा, नहीं। ओपन मार्केट इकोनॉमी है हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म के बाद। तो सोशलिज्म का मतलब सिर्फ इतना है कि हां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोर्ट ने फिर देखो यह भी बोला कि इन शब्दों का ना इंक्लूजन जो है डिबेटेड था उस समय भी, लेकिन जब इमरजेंसी हटी 1978 में तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से ना बहुत सारी चीजें हटा दी गई थी, लेकिन इनको नहीं हटाया गया। मतलब जब इमरजेंसी हटी तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नई सरकार, इमरजेंसी के बाद सरकार जो बनी थी जनता पार्टी की, उन्होंने बहुत सारी चीजों को हटा दिया था जो इमरजेंसी के दौरान आई थी, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब नई सरकार ने कंसीडर किया था कि ये वर्ड ठीक है, इनको ना हटाया जाए। तो इसलिए इतने सालों बाद, 44 सालों बाद इन वर्ड्स को हटाना गलत है। और देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस देखो आज भी उतना ही है जितना 1947 में था। उस समय भी यह सोचा गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा कि इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो इस वजह से सबको रिलीजन का अधिकार देना जरूरी है, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। तो वो जरूरत देखो आज भी है। और सोशलिज्म की बात करें, देखो सोशलिस्ट टर्म होने के बावजूद आपको भी पता है, पिछला ही आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि अभी इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो मेन इशू यही है कि उस समय भी इनइक्वालिटी थी, आज भी इनइक्वालिटी है। तो आज भी, उस समय भी इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की आवश्यकता थी, आज भी इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की आवश्यकता है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, इस कोर्ट के वर्डिक्ट से ना एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि इमरजेंसी के दौरान जो अमेंडमेंट्स किए गए थे ना वो आर्बिट्ररी नहीं थे। मतलब बेशक उन्हें उस समय पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज थी, लेकिन फिर भी वो आप उन्हें यूं नहीं कह सकते कि आर्बिट्ररी थे। कोर्ट का वर्डिक्ट ये भी कहता है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये देखो इंडिया की फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जिनसे देखो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे, आर्टिकल्स देख लीजिए कौन कौन से आज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने हाई सीज ट्रीटी वाला आर्टिकल डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्विंग मरीन बायोडाइवर्सिटी, दूसरे नंबर पे इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज और तीसरे नंबर पे मैंडेटिंग इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। फिर हमने चैलेंजेस डिस्कस किए, सिर्फ 14 लोगों ने इसे रेटिफाई किया है। फिर जुरिडिक्शन वाला चैलेंज है। फिर ये जो अमीर देश हैं जेनेटिक रिसोर्सेज का बेनिफिट शेयर नहीं करेंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ईजेड को छोड़ दिया, जबकि ईजेड में पोल्यूशन होगा तो उसका असर फिर हाई सीज पे भी पड़ेगा। तो इंप्लीमेंटिंग जो गैप्स हैं उनको फिल करने की आवश्यकता है। फिर हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था सेकुलर और सोशलिस्ट वाला, कि सेकुलर और सोशलिस्ट वैसे भी संविधान का पार्ट थे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इनको ऐड किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब इनको हटा दिया जाए। एसआर बोमई केस का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें बोला गया सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तो अच्छा वर्डिक्ट है, प्रेसिडेंट सेट हुआ है। फिर ये इनइक्वालिटीज वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटीज देखो आज के समय में ना उतनी आ गई हैं जितना इंडिपेंडेंस से पहले थी। उसमें भी टॉप 1% के पास में 20% के आसपास नेशनल इनकम थी, आज भी वैसी ही सिचुएशन है। और ये इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं एलपीजी रिफॉर्म के बाद में। और इन इनइक्वालिटीज की ना एक सोशल डायमेंशन भी है। एसटी के पास में बिलियनियर वेल्थ में कंट्रीब्यूशन 0 है, एससी का बहुत ही कम है 2.6% और अपर कास्ट का है 90%। तो बिलियनियर वेल्थ में भी ना सोशल इनइक्वालिटी भी है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट कीजिए बढ़िया से, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.